बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल मिज़ाब व्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड नंबर 16। ये तुम दोनों के हनीमून ट्रिप टिकट्स हैं। शादी के एक हफ्ते के बाद बीमू ने रात के खाने की टेबल पर इनको सरप्राइज़ दिया था। मगर यार, तुम जानते हो अभी बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स हैं, मैं अभी कहीं भी नहीं जा सकता, हैदर ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। अगर मगर कुछ नहीं भाई, अभी हफ्ता ही हुआ है आपकी शादी को और आप निधि को लेकर कहीं घूमने भी नहीं गए और ऊपर से आपने ये नए बिजनेस का अजीब टंटना शुरू कर दिया है। बाहर निकले, घूमे फिरें, अभी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। ख़ुद को टाइम दे, भाभी को टाइम दे, इसने भी समझाते हुए कहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक हफ़्ता होने वाला है, तुम किसी दूसरे शहर या मुल्क, क्या इसको अपने शहर में कहीं घुमाने नहीं लेकर गए? इससे पहले कि हैदर कुछ कहता, बड़ी मामा बोल पड़ी थी। बड़ी मामा, आप तो जानती हैं मेरा कहीं दिल नहीं लगता, अपने घर के बगैर मुझे फेवर हो जाता है, आप प्लीज़ हमें कहीं मत भेजें, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज़। बड़ी मामा, निधि ने मिन्नत की थी। वो तो ठीक है ना, अगर कहीं और नहीं जाना, इन्होंने तो ऐसा करते हैं, इनको फार्म हाउस भेज देते हैं, वहाँ तो आप ही हम पहले भी रहते आए हैं हर बार छुट्टियों में, तो वहाँ तो दिल लग जाएगा आपका। किशमिश ने सजेशन दी थी और सब इसकी राय से मुत्तफिक भी थे। हाँ ये ठीक है, तुम लोग 10-15 दिन के लिए फार्म हाउस चले जाओ। बड़ी मामा ने एग्री किया था। मगर मैं जो कनाडा का ट्रिप प्लान करवाया था, इसका क्या? बीमू को अपना सरप्राइज़ खाक होते देखकर तब चढ़ी थी। इसका कुछ नहीं, वहाँ तो मुझे ले जाओ साथ। और बात करते करते इसने दांतों तले ज़ुबान दबाई थी। इसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो गलत बोल गई है और पानी पीते पीते बीमू को ज़ोर से अच्छू लगा। खुदा का खौफ करो लड़की, हनीमून ट्रिप प्लान था ये। इसने खांसते हुए इसे डपटा था और सब मुस्कुराने लगे थे। घर आकर उसने अपनी हालत बिगाड़ ली। खुद को नॉर्मल चाहकर भी वो नहीं कर पा रहा था। इसके जुमलों की बाज़गश्त इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने सबसे पहला काम ये किया था, कॉल करके वकील को डिवोर्स पेपर बनाने का कहा। अपनी लुटी मोहब्बत की किरचियाँ इसने अपने जिस्म के हर हिस्से में महसूस की थी। पूरे 2 दिन उसने किसी से बात नहीं की थी, कमरे में बंद रहा था। ना हादी, ना अली, ना ऐना, किसी की कॉल तक अटेंड नहीं की थी, ऑफिस तक नहीं गया था। वो किसी से नहीं मिलना चाहता था। इसका जिस्म 2 दिन से बुखार में तप रहा था, मगर इसने कोई दवाई लेने की कोशिश नहीं की थी। खुद को हालात के सपुर्द कर दिया था उसने। मगर आज उसे कमरे से निकलना पड़ा था। अपनी मामा और बहन के लिए इन्हें एयरपोर्ट लेने जाना था। वो एयरपोर्ट पर खड़ा वेट कर रहा था। अचानक इसे दूर से ही दुआ हाथ हिलाती हुई नज़र आई और इसने मुस्कुराकर आगे बढ़कर इसे गले से लगाया था। ये क्या हालत बनाई हुई है भाई? आपने दुआ ने इसे देखते ही पूछा। कुछ नहीं यार, बस फीवर था, वो अपनी माँ के गले लगते हुए बता रहा था। मेडिसिन ली तुमने? इसकी मामा परेशान हुई थी। जी मामा, ली है, बेहतर हूँ अब। वो इनका सामान था, मैं इनके साथ पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा था और दुआ ने खुली फ़ज़ा में आते ही अपने दोनों हाथों को ठहराकर अपने वतन की खुशबू को गहरा सांस लेकर अंदर उतारा था। 5 साल बाद इसने हसरत से कहा था, आ जाओ दुआ। अजलान ने गाड़ी स्टार्ट करके इसे गाड़ी में बैठते ही आवाज़ दी थी। वो झट से आकर गाड़ी में बैठ गई। आपको पता है भाई, 5 साल मैंने इस खुशबू का इंतज़ार किया है। कितना सुकून है ना अपने वतन की खुशबू में, और बस अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उसने पुख्ता लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया। जी भाई का बच्चा, कहीं नहीं जाना। सफ़र कैसा रहा मामा? उसने मिरर में से माँ को देखते हुए कहा। अजी एक बात मानोगे? उन्होंने इसके सवाल को इग्नोर करके अपनी कही थी। जी मामा हुक्म करें, अनाबी के पास ले चलो प्लीज़, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। कुछ देर तक वो उनके सवाल में ही खो गया। ये ठीक है कि फजर से हुई आखिरी मुलाकात पर वो बहुत ज़्यादा परेशान था और डिस्टर्ब भी रहा था। इसकी और अपनी अलहदगी का भी फ़ैसला कर चुका था, मगर वो अभी अपनी मम्मा को अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला नहीं सुना सकता था। वो जानता था कि 5 साल बाद वो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रही है। पुराने सारे ज़ख्म ताज़ा हो रहे थे। जी मामा, काफ़ी देर बाद वो इतना ही कह सका क्योंकि वो अपनी मामा की आंखों में मौजूद नमी को देख चुका था। शुक्रिया मामा की जान।
इन्होंने इसे शुक्रिया से नवाजा था क्योंकि वो जानती थी जब तक वो अनाबी से मिल नहीं लेंगी इनको सुकून नहीं मिलेगा। एक वही तो वाहिद हस्ती थी इनकी ज़िंदगी में जिनके गले लगकर इनको अपने शौहर की खुशबू का एहसास होता था। हम आ रहे हैं भाभी जान इस्तकबाल के लिए, बल्कि बिछा कर रखना। इसने अजलान का जवाब सुनते ही फजर को मैसेज किया था। किसके साथ आ रही हो? इसे अगले सेकंड ही फजर का मैसेज मौसूल हुआ। भाई के साथ, इसने जवाब दिया। थोड़ी देर में ही गाड़ी शाह हाउस के सामने खड़ी थी। वो दोनों माँ बेटी गाड़ी से उतरी थी। निदा बेगम ने गाड़ी में बैठे बैठे ही इस पुरवजात घर को देखा जो आज भी पूरी शान शौकत के साथ वैसे ही खड़ा था जैसे आज से सालों पहले था, जहाँ इसने अपना बचपन, अपनी शादी के उतार चढ़ाव, अपने बच्चे, इनका बचपन सब देखा था। चीज़ें, मकान सब वैसे ही तो रहते हैं। लोग चले जाते हैं, रिश्ते खो जाते हैं। गुज़रे वक्त को याद करने की तकलीफ़ वही समझ सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे के साथ गुज़रे वक्त को जिया हो। बचपन, जवानी, बुढ़ापा अटल हकीकतें हैं। हर अरूज को ज़वाल है। कहानियाँ सदियों का सफ़र करती हैं और अच्छे लोग इन कहानियों को दिल की पनाहों में आबाद रखते हैं किसी कीमती मता की तरह। और फिर बेहतरीन जौहरी ही तो जानता है हीरे की पहचान को। और ज़िंदगी वो तो है ही तमाशा, ना चाहते हुए देखना और करना पड़ता है। जिनके साथ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं करते, इनके साथ गुजारनी पड़ती है। और जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं होता, इनके बगैर गुजारनी पड़ती है। जिनसे नफ़रत होती है इनसे मोहब्बत हो जाती है, और जिनसे मोहब्बत होती है इनसे चाहकर भी नफ़रत नहीं कर पाते। ये कैसी मत है जो समझ से बाहर है। इनकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों का सफ़र करके लौटी हो। अजलान तुम भी आ जाओ, इन्होंने गाड़ी से उतरते हुए कहा था। मम्मा जब आना होगा वापस कॉल कर देना, ड्राइवर को भेज दूँगा। कहते हुए वो गाड़ी भगा ले गया और ऊपर टेरेस पे खड़ी फजर ने इसकी टूटी बिखरी हालत को अपनी रूह में उतरता महसूस किया था। बड़ी हुई शेव, उलझे हुए बाल, चेहरे पर पसमर्दगी, वो कहीं से भी इसे इस दिन वाला चहकता हुआ उजलान नहीं लगा था। इसने शिद्दत से आंखें बंद करते हुए अपने अंदर अपने आंसू उतारे थे। वही तो थी इसकी हालत की जिम्मेदार, जाने अनजाने में इसे बहुत गहरी तकलीफ़ पहुंचा गई थी जिसकी भरपाई वो चाहकर भी नहीं कर सकती थी। अब जो तोड़ा है मुझको तो मेरा तमाशा भी देख, मेरे जज्बों की पामाली का डंका बजता देख। तू तरसेगी मेरी मोहब्बत में छुपी सच्चाई को, वो तू तरसेगी मेरी मोहब्बत के जज्बों की भरपाई को। वो आंसू बहाती नीचे आई थी। निदा बेगम अनाबी के गले लगे बेआवाज़ आंसुओं से रो रही थी और खुद अनाबी का हाल भी तो वैसा ही था। दोनों ने अकेले अपने अपने हिस्से के दुख चुने थे, दोनों के दुख साझे थे। वो जाने कितनी देर एक दूसरे के गले लगे किसी अपने लम्स को महसूस करती आंसू बहाती रही थी। वो अपने बेटे का लम्स तलाश कर रही थी और वो अपने शौहर का। कितने गहरे होते हैं वो सदमे जिनके साथ इंसान जीता तो है मगर मुर्दों की तरह। अनाबी दुआ भी मामा के साथ आई है। एंड यू आर इग्नोरिंग मी, इसने आगे बढ़कर इन दोनों को अलग करते हुए कहा था और ख़ुद इनके गले लगी और इनके दोनों चिक्स पर बोसा दिया। अनाबी की जान, मैं क्यों इग्नोर करूँगी अपनी शरारती गुड़िया को, उन्होंने इसे सीने में भेजते हुए कहा था। निदा बेगम ने विशी को गले लगाया और बोसा दिया, फिर फजर की तरफ बढ़ी थी जो दूर खड़ी डुबडुबाती आंखों से रो रही थी। इन्होंने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया था और इसके गालों को, माथे को चूमा। वो भी अपनी आने की आगोश में आते ही पागल हो गई थी। माँ की खुशबू महसूस होते ही, ममता का एहसास मिलते ही टूट कर बिखरी थी। हे भाभी डोंट क्राई, इसने इन दोनों के हक में शामिल होते हुए कहा। और मिशी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी घुस गई थी और वो इसी तरह चलते ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। अनाबी की तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। नौकरों की फ़ौज को हुक्म देते नहीं थक रही थी। अजलान अभी तक नाराज़ है, कब से अटकी इनके होंठों पर बात को ज़ुबान पर ले आई थी। आंखों में नमी हनूज थी। आएगा अनाबी, मैं खुद लेकर आऊँगी। निदा बेगम उनकी तकलीफ़ को समझ सकती थी। नहीं आएगा वो, उन्होंने दुख से कहा था। आज भी वो इनसे दूर था। इनके सब बच्चे इनके पास थे, फजर, दुआ, इब्राहिम, मिशी, निदा। एक वही तो मगरूर बना रूठा दूर बैठा था, इनको सज़ा दे रहा था इनके फ़ैसले की। वो इसकी कमी शिद्दत से महसूस कर रही थी। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, फिर खाना खाते हैं, उन्होंने सोफ़े से उठते हुए कहा था। सर, अभी तक ऐसा कोई क्ल्यू नहीं मिला, ना ही ऐसी कोई सरगर्मी नज़र आई जिसकी बुनियाद पर हम अगले का कोई लायामल तय कर सकें। अली के सामने बैठे शख्स ने इसे तफसील बताई थी। तो फिर इस घर के किसी मुलाजिम को ख़रीदने की कोशिश करें, किसी खामोश
शख्स को जो हमें अंदर की बात बता सके, अंदर अंदर पकने वाली खिचड़ी की, क्योंकि कुछ तो ऐसा है या होने वाला है जिसका कोई क्ल्यू हमें ज़रूर मिलेगा। अली ने कुछ सोचते हुए कहा, जी सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसने उठते हुए कहा था, कोशिश नहीं, मुझे क्ल्यू चाहिए आमिर साहब, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसने पुख्ता लहजे में कहा था। जी सर, वो कहता हुआ जा चुका था। कहाँ गुम हो अज़लान, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? मेरी जान हलकान हुई पड़ी है। तुम कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहे, किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? इसके फ़ोन उठाते ही वो फट पड़ी थी। ऐना, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, कुछ दिन मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसने बगैर लगी लिपटी रखे इसे जान छुड़वाना चाही थी। कुछ दिन क्या करना चाह रहे हो? फजर के साथ इस्लामाबाद क्या करने गए थे? मुझे कुछ बताओगे? तुम्हें पता भी है किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ मैं, उसने चिल्लाते हुए कहा। मुझसे ज़्यादा किसी तकलीफ़ से नहीं गुजर सकती तुम, इसने खोखली हंसते हुए कहा था। नेक्स्ट मंथ फजर की रुखसती है तुम्हारे साथ, तुम उसे इस्लामाबाद में घर गिफ्ट कर रहे हो, और ये सब सुनकर भी मेरी तकलीफ़ तुमसे कम है। वाह, कैसी बातें करते हो तुम, उसने गुस्से से फनकारते हुए कहा। ये सब तुम्हें किसने कहा? इसने हैरान होते हुए पूछा था। अली ने। तुम तो कुछ बताने वाले नहीं थे, और इसने मेरी इतनी इंसल्ट भी की। खैर, इसकी तबीयत तो मैं दुरुस्त कर लूँगी। तुम बताओ, क्या ये सब सच है? उसने आखिरी उम्मीद के तहत पूछा। ऐसा कुछ नहीं है ऐना, जो सच है वो जल्द सबके सामने आ जाएगा, उसने बेबस होते हुए कहा था। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरी ज़िंदगी को इस तकलीफ़ से आज़ाद क्यों नहीं करते? इसने नरम लहजे में कहा। मैं कैसे आज़ाद कर सकता हूँ किसी को किसी तकलीफ़ से? मेरी तो खुद की ज़िंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। उसने फ़ोन रख दिया था। वो फार्म हाउस पर थे। इस दिन के बाद हैदर ने इससे बात तक नहीं की थी, ना ही इसे हाथ तक लगाने की गलती की थी। वो इसे टाइम देना चाहता था इस रिश्ते को समझने के लिए, और शायद वो इसे इसके कहे गए लफ्ज़ों का, इसकी गलती का एहसास भी दिलाना चाहता था। इसलिए वो बेपरवाह और सर्द महर बन गया था, और शायद वो उससे कहे गए लफ्ज़ों का इसकी गलती का एहसास भी दिलाना चाहता था। इसलिए बेपरवाह सर्द महर बना फिर रहा था। सारा दिन वो इसे फार्म हाउस अकेला मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ फिरता रहा था। निधि को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो बुरी तरह बोर हो रही थी। घर पर भी कॉल करके सबसे बात कर चुकी। अब उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो आई ही क्यों उसके साथ। घर पर सारा दिन किशमिश और मामा के साथ टाइम गुजार देती और हैदर के रूम में आने से पहले सो जाती थी, मगर इसने भी इन दिनों में इसे बुलाने की या बात करने की कोशिश नहीं की थी, और ये बात निधि को ज़्यादा परेशान कर रही थी। हाँ, अब क्यों आएंगे मेरे पास? एक रात में दिल भर गया होगा। मैं भी बेवकूफ़ हूँ जो ये सोच रही हूँ कि मेरी गलती है। नहीं, मैंने इस दिन जो भी कहा था ठीक कहा था। वो खुद से खुद कलामी करते सोने की कोशिश कर रही थी। कैसा हनीमून है ये? रात के 12 बज रहे हैं और इनका कुछ पता नहीं। वो खुद से बड़बड़ाते हुए सो गई, मगर अभी कच्ची पक्की नींद में ही थी कि बालकनी के पास कुछ खटका महसूस हुआ। उसने उठकर इधर उधर देखा और फिर वहम समझकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से वही फीलिंग आई और वो अब उठकर बैठ गई थी। फिर इसे खिड़की के पास कुछ हेवला सा नज़र आया। अब कि वो बुरी तरह डरी थी। इसने डर के मारे चीख मारी और फिर इसने हाथ अपने मुंह पर रखकर इसी चीख को दबाने की कोशिश की थी। इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और पसीने आ रहे थे। वो बुरी तरह डर रही थी। कुछ देर बाद इसे फिर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। अब इसकी अच्छी खासी जान फना हुई थी और इसी लम्हे लाइट भी चली गई। वो अपना मोबाइल बेड पर ढूंढते ढूंढते थक गई तो कांपती टांगों के साथ चलते हुए बेड के बाईं साइड आकर नीचे बैठकर ऊंची ऊंची रोने लगी थी। मुझे मोबाइल की टार्च लिए रूम में दाखिल हुआ तो सिसकियों को महसूस करते इसका दिल एकदम परेशान हुआ था। निधि, कहाँ हो तुम? इसने बेड पर मोबाइल की टार्च मारी थी। फिर सोफे पर। वो इसे कहीं नज़र नहीं आई, मगर सिसकियों की आवाज़ इसे बहुत करीब से महसूस हो रही थी। अब इसने बेड के पास नीचे टार्च मारी तो वो इसे घुटनों में सर दिए रोती नज़र आई थी। उफ मेरे खुदा! वो आगे बढ़कर इसके पास बैठा था। क्या हुआ है? इसने इसका सर ऊपर किया। क्यों रो रही हो? और वो इसको सामने पाकर इसके चौड़े सीने से जा लगी थी और इसे टाइटली हग किया था। वहाँ बालकनी में खिड़की में वो कोई है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे पास रहें, वो इसके अंदर घुसते हुए बता रही थी। इसी लम्हे लाइट आई और हैदर ने इसको अलग करते हुए देखा। पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। गर्दन पर
भी पसीना कतरों की तरह बहकर शर्ट में जज़ब हो रहा और वो खुद अभी तक कांप रही थी। कुछ नहीं है, वो इसके सनापे से नज़रें चुराता इसे अपने साथ लेकर खिड़की तक आया। मुझे नहीं देखना, इसने मज़ीद शिद्दत से आंखें बंद करके इसकी शर्ट को पकड़ा था। निधि, ओपन योर आइज़। कुछ नहीं है, बिल्ली है, इसने इसकी कमर सहलाते हुए नरमी से कहा और आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखें खोली थी और सामने वाकई ग्रिल के पास बिल्ली दबकी बैठी थी। इसको खुद पर जी भर के गुस्सा आया था कि वो एक बिल्ली से डर गई और फिर इसे अपनी पोजीशन का भी शिद्दत से एहसास हुआ कि वो कैसे उसके सीने के साथ बगैर दुपट्टे के लगकर चिपकी खड़ी है और तो और पसीने से शराब और इसके कपड़े भी इसके जिस्म के साथ चिपके हुए हैं। और ये एहसास होते ही इसने खुद को इससे अलग करना चाहा था। कोई फ़ायदा नहीं। अब इसने इसकी गर्दन से टपकते पसीने पर अपने हाथ की उंगलियों को चलाते हुए गहरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा, छोड़े मुझे। इसकी बात सुनकर निधि की सच में जान हवा हुई थी। एक पल को इसकी आंखों के सामने उस दिन वाली रात लहराई जब इसने बड़ी मुश्किल से इसकी शिद्दतें बर्दाश्त की थी और फिर से वो ये सब इसने शिद्दत से खुद को कोसा था कि एक बिल्ली से डर गई। आप नाराज़ थे मुझसे। इससे पहले कि वो इसे कुछ कहता उसने टूटे फूटे लफ्ज़ अदा करते इससे दूर होते हुए इसे कुछ याद दिलाया। हाँ था, बट अब नहीं हूँ। इसने भी कदम इसकी जानिब बढ़ाने शुरू किए थे। मैं नाराज़ हूँ आपसे, उसने फिर से कमज़ोर सी दलील देते हुए कदम पीछे की जानिब खींचे। मैं मनाने ही तो लगा हूँ, वो कदम आगे बढ़ाते हुए कह रहा था। आपने मुझे स्लेप किया था यहाँ, इसने पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने गाल पर इशारा करते हुए कहा। मैं वहाँ सबसे ज़्यादा किस कर लूँगा, अपनी ज़बान से मरहम लगाऊँगा। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया था आकर। आपका दिल भर गया था मुझसे एक रात में ही, इसलिए आपने उस दिन के बाद मुझे देखा तक नहीं, खबर तक नहीं ली। हमदर्दी का बुखार था जो एक रात में ही उतर गया। उसने आंखें बंद करते हुए कहा था उसे। इसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो इतने करीब खड़ा था कि उसकी जान फना करने के लिए। चलो आज तुम्हें फिर अच्छे से बताता हूँ कि वो हमदर्दी का बुखार था या मोहब्बत का। उसने इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए इसे करीब किया था। इसने और क्या कह रही थी, तुम्हारी तरफ देखा नहीं, तुम्हारी खबर नहीं ली, तो आज तुम्हारी इतनी अच्छे से खबर लूँगा कि पनाह मांगोगी मुझसे। इसने बोलने की गलती की थी और वो इसकी सांसों पर कब्जा जमा चुका। आज इसके हर अमल में इस दिन से भी ज़्यादा शिद्दत थी और निधि ने अपनी बेहाल होती सांसों को इसके सुपुर्द कर दिया था। कमरे की मैनी खेजी खामोश रात की गहराई और इस पर हर पूर पर भिगाती इसकी शिद्दतें जिनको बर्दाश्त करती वो हलकान हो रही थी। सर क्ल्यू मिल गया है? अच्छा कैसे? इसने पूरा इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। सर इनकी प्लानिंग है मिस फजर को नुकसान पहुंचाने की और इस मकसद के लिए वो आज रात ही कोई संगीन कदम उठाएंगे। आमिर ने इसे फ़ोन पर इतला दी थी। किस किस्म का नुकसान? अली ने गुस्से से पूछा था। नहीं सर, वो ये सब राजदारी से हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर जो मैंने सुना वो ये था कि मिस फजर भी उनके साथ मिली हुई हैं। इसने इसकी समातों पर बम फोड़ा था। बट आर यू आउट ऑफ माइंड? इसने गुस्से से कहा। सर हमदानी साहिब फ़ोन पर कह रहे थे कि मिस फजर अपनी मर्ज़ी से इन तक आएंगी। इसने मज़ीद इतला दी। ठीक है, कुछ मज़ीद पता चला तो मुझे बताना। और एक और काम, 2 लोग शाह हाउस की निगरानी पर लगा दो, स्पेशली फजर पर। इसकी पल पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे, उसने हुक्म देते हुए फ़ोन रख दिया था। फजर क्यों मिलेगी उनके साथ? हो सकता है इसे ट्रैप कर रहे हो, इसने किसी गहरी सोच में जाते हुए सोचा। वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली ही थी कि किसी ने इसकी नाक पर रुमाल रखकर दबाया था और वो होशो हवास से बेगाना होकर इसकी बाहों में किसी कटी पतंग की तरह झूलती हुई गिरी थी। उसने उठाकर इसे गाड़ी में डाला और अपने फार्म हाउस ले गया था। जाकर इसे बेड पर लिटाया और खुद बाहर निकल गया। ठीक आधे घंटे बाद इसे होश आया था और खुद को किसी नामालूम जगह पर देखकर इसके चेहरे के ज़ाविये बदले थे और वो दरवाजे की तरफ लपकी थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलती, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुका था और इसे देखकर इसकी नाक फूली थी। माथे पर 100 बल पड़े थे। तुम? वो गुस्से से फनकारी थी। हाँ मैं तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में मौलवी साहब आते होंगे निकाह के लिए। उसने इसकी समातों पर बम फोड़ना चाहा और वो जी जान से कहका लगाकर हंसी थी। तो ये है तुम्हारी मर्दानगी यार ये ज़ोर ज़बरदस्ती तो सब करते हैं। हिम्मत है तो घर पर रिश्ता भिजवा कर इज़्ज़त से अपना बनाओ, फिर मैं मानूंगी तुम्हारी मोहब्बत को और तुम्हारी इस मोहब्बत की पारसाई को। ये क्या, एक निहत्ती लड़की को उठाकर ज़बरदस्ती निकाह के बोल पढ़वा लिए।
उसने अपने लहजे को हत्ती अलमकान मजबूत बनाते हुए कहा था। हालांकि वो खुद इस सिचुएशन से डरी हुई थी। क्या मतलब? अहमद ने नासमझी से कहा। मतलब ये कि तुम्हारी मोहब्बत को तब मानूंगी जब तुम इज़्ज़त से घर रिश्ता भिजवाओगे। ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से मोहब्बतें साबित नहीं होती हैं। इसको मर्दानगी नहीं बुज़दिली कहते हैं। इसने हकीराना लहजा अपनाते हुए कहा। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से ही रिश्ते बनाता हूँ? इसने इसकी तरफ झुककर कहा। तो लानत है तुम्हारी मर्दानगी पर। उसने पीछे हटते हुए कहा। मर्दानगी में तुम्हें और भी बहुत से तरीक़ों से दिखा सकता हूँ। उसने इसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा था। ज़रा सोचो, अगर बीमू को पता चला कि इसके घर की इज़्ज़त को तुम ऐसे उठा कर लाए हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? जानते हो तुम, उसने इसे हकीकत से आगाह करना चाहा। मुझे परवाह नहीं है उसकी, ना अपनी दोस्ती की।